नमस्कार। देश और दुनिया के महत्वपूर्ण करंट अफेयर न्यूज़ के साथ मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले यह देखते हैं कि हम आज किन विषयों पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यह सभी हम लोग की आज की करंट अफेयर न्यूज़ है, सभी बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज के इस वीडियो में प्रत्येक न्यूज़ पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हालांकि उस चर्चा से पहले ज़रूरी है कि मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करूँ। यह सूचना एक नए फाउंडेशन कोर्स से संबंधित है। संस्कृति आईएएस ने सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें आपको प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों की ही कक्षाएं दी जाएंगी। यह जो कोर्स है यह एक हाइब्रिड कोर्स रहने वाला है, यानी कि यदि आप दिल्ली आ सकते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में जुड़ जाइए। यदि आप दिल्ली नहीं आ सकते तो हमारे साथ आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यह जो कोर्स है यह 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा है। इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आप सभी लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए। तो आप सभी यह बात भी जानते हैं कि संस्कृति आईएएस एक ऐसी संस्था है जहां एक नहीं बल्कि हर शिक्षक है श्रेष्ठ। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहली न्यूज़ क्या क्या खास पहलुओं को समाये हुए है। तो देखिए पहली हमारी जो न्यूज़ है वो इनसे संबंधित है। इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे, ऐसा कोई मुझे लगता नहीं कि जो इनको नहीं जानता होगा, है ना। तो देखिए एक्चुअल में जो बात अब शुरू हुई है यह हुई है व्यक्तित्व अधिकारों की। इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दर्ज की और याचिका दर्ज कहते हुए व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण की मांग की। इसके साथ साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के साथ साथ ही कहा कि इनको इनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जानी ज़रूरी है, की जानी चाहिए। तो यानी कि जो फैसला आया है वह इनके हित में ही आया है, यह महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। अब क्या होते हैं एक्चुअल में व्यक्तित्व अधिकार और क्या लाभ मिलते हैं इनसे किसी अभिनेता को या किसी विशेष व्यक्ति को, समझते हैं और देखते हैं कि क्या पहलू है हमारे न्यायालय का। तो न्यायालय ने बताया है कि एक्चुअल में व्यक्तित्व अधिकार जो होते हैं, व्यक्तित्व अधिकारों का मतलब है कोई फेमस व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि कोई जर्नली सेलिब्रिटी वगैरह हो गया। तो सेलिब्रिटी जर्नली होते हैं तो क्या होता है कि समाज उनकी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। हम अच्छा ऐसी चीज़ हम देखते हैं समाज में कि किसी को कोई हेयर स्टाइल पसंद आ जाएगा, यदि वो है उस हेयर स्टाइल को करके घूमता है तो हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये वाला हेयर स्टाइल इस वाले एक्टर का है, उसने इस मूवी में किया था ऐसे हेयर स्टाइल को। अब ऐसे के साथ साथ ही हम लोग देखते हैं कि कोई नया पहनावा आता है तो हम पहनावा भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टर्स के ना अपने खुद के सिग्नेचर डायलॉग बन जाते हैं, है ना। ऐसा जनरली शायद ही कोई एक्टर हो जिसका अपना कोई सिग्नेचर डायलॉग ना हो, सिग्नेचर स्टेप ना हो। तो सबके अपने कुछ ना कुछ सिग्नेचर होते हैं डायलॉग्स। तो ऐसी स्थिति में उन डायलॉग्स के बारे में तो हर एक चीज़ जो उन एक्टर से संबंधित है, जिसमें उनका नाम भी शामिल है, उनकी आवाज़ शामिल है, उनके हस्ताक्षर शामिल है, चित्र या जनता द्वारा आसानी से पहचानी जाने वाली कोई उनकी अन्य विशेषता, उनकी अन्य विशेषता में सब कुछ शामिल है। जैसा कि आपको मैंने बता दिया कि उनका कोई खास किरदार या इसके अलावा उनका कोई डायलॉग इत्यादि इत्यादि या कोई स्टाइल। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं जिनको जनता पसंद कर रही है, मैं चाहता हूं कि इनको संरक्षण दिया जाए, सिक्योर किया जाए। रीज़न क्या है? अब देखिए जनरली हम लोग यूज़ करते हैं इन सभी चीज़ों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए, है ना। एंटरटेनमेंट के लिए अब देखिए ये लोग कभी कभी जिन्होंने जो डांस किया होता है इनके डांस स्टेप हम लोग जनरली अपनी बारातों में डांस करते हुए कॉपी कर लेते हैं। इसके अलावा कभी फ्रेंड्स की पार्टी है तो वहाँ पर भी हम इनके डांस स्टेप को कॉपी करते हुए फॉलो करते हैं ना। जैसे कि अब ये हमारे अनिल कपूर साहब हैं तो इनका गाना सबको पता है, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी। तो आप कभी भी डांस करते हैं तो जनरली ना सब जो भी डांस कर रहे होते हैं कोशिश करते हैं कि मैं स्टेप फॉलो करूं जैसा भी स्टेप इन्होंने किया था उस समय, है ना। तो अब आप उसको मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं, मूवीज़ वगैरह मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। बट क्या होता है कि व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण की मांग इसलिए की जाती है कि कोई निजी कंपनी उससे लाभ ना अर्जित कर सके। एंटरटेनमेंट हो रहा है, समाज कल्याण हो रहा है, हमने कुछ ऐसा डायलॉग बोला जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। बट अगर कभी कोई संस्था, कोई कंपनी अपने वाणिज्यिक लाभ के लिए उसका उपयोग करेगी तो ऐसी स्थिति में यह जो लोग हैं यह मांग करते हैं कि हमें हमारे व्यक्तित्व के अधिकारों का संरक्षण दिया जाए ताकि उसका कोई कमर्शलाइजेशन ना कर सके। हालांकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात है तो वहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये कोई नया मामला नहीं है कि पहली बार ऐसा इन्होंने किया हुआ हो। इससे पहले भी हमने अनेकों नेक मामले देखे हैं। जैसे कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें, वर्ष 2022 में सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ में। उनके साथ भी सेम सिचुएशन बनी थी, उनकी आवाज़ को कॉपी करके ना अलग अलग सिस्टम्स में डाला गया था, जो बात उन तक पहुंची। अब कोई कंपनी डाल रही है, चीज़ों को तैयार कर रही है, या आपने कोई एप्लीकेशन ऐसा तैयार कर दिया जिस एप्लीकेशन में उनकी आवाज़ थी। तो क्या आवाज़ उन्होंने यूज़ की बता देता हूँ मैं आप लोग को। बिग बी के साथ में मामला जो था वह यह था कि जब वो कहते हैं ना कंप्यूटर महाशय इसको लॉक कर दिया जाए, तो उनके इस साउंड को कॉपी करके कई जगह पे यूज़ किया था, जिस वजह से फिर उन्होंने मांग की थी कि भाई
ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कॉमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए मेरी चीज़ों का, और ऐसी स्थिति में संरक्षण चाहिए। तो अब व्यवस्था ये है कि इनकी चीज़ों को अगर आप कमर्शियलाइज कहीं भी यूज़ कर रहे हैं एडवर्टाइज वगैरह में, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पहले इनकी इजाज़त ज़रूरी है। अगर आप इनसे परमिशन लेते हैं, अगर ये आपको परमिशन ग्रांट कर देते हैं, तो ही ऐसी स्थिति में आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अन्यथा आप इनकी मर्ज़ी के बिना नहीं यूज़ कर सकते। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई व्यक्ति यूज़ करता है तो यह है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार से मामला भी दर्ज करा सकते हैं, जो फिर आपको एक अच्छा खासा कंपनसेशन देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए कि मामला कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या चीज़ें शामिल है, कैसे कैसे हो रहा है। और अमिताभ बच्चन से पहले रजनीकांत साहब का भी मामला ऐसे ही आया था, उन्होंने भी इसी प्रकार की मांग की थी। ठीक है, तो न्यायालय ने कहा है कि देखिए, व्यक्ति या संस्था कोई भी हो, किसी सेलिब्रिटी के व्यक्तिगत गुणों को उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं करेगी। जो उनका फीचर है वो उनका फीचर, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो लीजिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जिस समय भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, हमने देखा था कि एक समय पर बाघों की संख्या बहुत गिर गई थी। तो इस समय भारत सरकार ने सोचा कि किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, तो सरकार ने सोचते समझते हुए अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर बनाया, ताकि यह लोगों तक संदेश पहुंचाएं कि लोग इनकी बात माने कि बाघों को नहीं मारना है, संरक्षण की ज़रूरत है। अभी आप लोग अगर जितने भी लोग हैं टीवी देखते हैं, तो टीवी पे आजकल एक खास ऐड आती है, वो ऐड करते हैं सचिन तेंदुलकर। रीज़न, वो बताते हैं कि कोरोना हुआ था, बीमारी हुई थी, तो इसलिए हाथ धोते रहें। तो वो हाथ जो आता है ना, उनको सिर्फ हाथ ही हाथ आता है, बट यहाँ पर यह भी बात आती है कि यह जो हाथ है, ये जो अपील कर रहा है, यह सचिन तेंदुलकर का हाथ कर रहा है। तो सचिन तेंदुलकर अपने आप में खास पर्सनालिटी है। तो जब ऐसी बातें ऐसा कोई खास पर्सन करता है, तो लोग जनरली होता है कि अडॉप्ट करना, सुनना, जानना पसंद करते भी हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और जैसे कि एक एग्जांपल आप लोग को दूंगा मैं, आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। वह एग्जांपल यह है कि आपको याद होगा कि जिस समय कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उस समय पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, पर लोग नहीं मान रहे थे घर में रुकने के लिए। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि भाई जो खास लोग हैं वो लोगों से अपील करें। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने फिर वो अपने घर में कुकिंग करते हुए आपके साथ वीडियो शेयर की, घर में रहते हुए अपनी फ़ोटोज़ शेयर की, बताया कैसी उनकी दिनचर्या चल रही है, ताकि लोग समझें कि सेलिब्रिटी लोग भी घर में बैठे हुए हैं, वह लोग भी बाहर नहीं निकल रहे, और आप भी समझें। इसका फ़र्क भी पड़ा, काफ़ी लोग को इससे जागरूकता मिली, वह भी माने फिर साथ साथ में। तो इस प्रकार हम जनरली देखते हैं कि ऐसे लोगों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग स्थितियों में, कि लोगों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए। तो इसी प्रकार का न्यायालय ने आदेश भी दिया, कहा कि इनकी इजाज़त के बिना उपयोग नहीं करेंगे, मेनली कमर्शियल यूज़ उसमें शामिल होता है। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो न्यायालय का आदेश आया है, देखिए वो आया है 16 ऐसी संस्थाओं के लिए जो मौद्रिक लाभ कमाने के लिए अनिल कपूर साहब की फीचर्स का प्रयोग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो न्यायालय का आदेश था, वह आदेश इसीलिए था कि इन कंपनियों को, इन संस्थानों को मौद्रिक लाभ नहीं मिले। इसके पीछे रीज़न यहाँ पर अब यह भी शामिल था कि इन्होंने किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं ली हुई थी इनसे, जिस वजह से मामला न्यायालय तक जाना तो लाजमी ही था। क्लियर है इतनी बात सभी लोग को? तो ऐसे ही अन्य मामले पहले हो चुके हैं, 2015 में रजनीकांत साहब का मामला। ठीक है, तो जिस समय रजनीकांत साहब का मामला आया था, मद्रास उच्च न्यायालय में गया था, तो उन्होंने साफ कहा था कि यह जो खास विशेषता है, यह हमारे सेलिब्रिटीज़ लोगों को दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जनरली लोग इंस्पायर होते हैं, याद है ना सब लोग को, आपको याद होंगे वो दिन जब तेरे नाम मूवी आई थी, तो फिर सबके बाल, हेयर स्टाइल पूरे के पूरे चेंज हो गए थे, और सब बिल्कुल राधे भैया बन के घूमने लगे थे ना। तो यही सब चीज़ होती है। पर्सनली आप कॉमर्शलाइज नहीं कर रहे, लोग यूज़ करते थे बहुत, बट अगर कोई कमर्शियल यूज़ के लिए प्रयोग करेगा तो चीज़ों को फिर रेगुलेट किया जाएगा। और यह है, सेलिब्रिटीज़ को दर्जा प्राप्त है, तो यह नहीं सोचना है कि हमारी चीज़ों को भी फिर संरक्षण दिया जाए। क्लियर है बात? पिछले वर्ष का अमिताभ बच्चन साहब का मामला भी मैंने आपको भी बताई दिया। एक खास बात देखने वाली यह है कि एक्चुअल में इसके लिए क्या कानून है हमारे देश में। ऐसा है कि कानून बनाया हुआ है, कानून नहीं बनाया हुआ, तो हमारा न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत या किस अधिनियम के तहत इस प्रकार के आदेश दे रहा है, यह भी आप लोग को समझना होगा। तो वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो आपके लिए यह परिभाषित करता है कि व्यक्तित्व के अधिकारों को कैसे संरक्षित किया जाए। तो अभी जो मामला है, न्यायालय समझता है कि आपकी निजता और संपत्ति के अधिकारों में हर एक चीज़ शामिल है। जैसे कि मेरे फीचर, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मेरी एक्टिंग फीचर्स है, या कुछ मेरे सिग्नेचर डायलॉग बन गए हैं जो मैं जनरली बोलना प्रयोग करता हूँ, है ना। जैसे कि शाहरुख खान वाला है कि नाम तो सुना ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से जनरली सबके साथ में ऐसा ऐसा होता ही रहता है। तो सबके अपने अपने खास होता है। अमिताभ बच्चन साहब का है, लोग कहीं कहीं करते ही रहते हैं। तो इसी प्रकार बोला कि देखिए, अब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गई है, सिग्नेचर है आपका, आपके साथ को जोड़ दिया गया है, तो आपकी पहली बात तो ये प्रॉपर्टी में शामिल है, दूसरा आपकी प्राइवेसी में भी शामिल मामला है। तो हम जो भी सुनवाई करेंगे, वह सुनवाई जो होगी वह इन्हीं दोनों के तहत होगी, इन्हीं दोनों मामलों में शामिल किया जाएगा।
इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि जो सेलिब्रिटीज लोग होते हैं उनको अपने बौद्धिक संपदा अधिकार मिलते हैं इसी प्रकार के विशेष चीज़ों के लिए जो उनसे संबंधित है, जिसके लिए ट्रेडमार्क का संरक्षण उनको दिया जाता है। तो यह सिर्फ मशहूर हस्तियों के लिए ताकि कमर्शलाइजेशन रोक सके। एक खास व्यक्ति है जिन्होंने अपने एक पोज को भी इसमें ट्रेडमार्क करवा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है। उसेन बोल्ट साहब ने करवाया था। इनका जो ये पोज है, इस पोज को लाइटनिंग पोज कहते हैं। तो यह जो लाइटनिंग पोज है रजिस्टर्ड है इनके नाम पर ही। अगर कोई भी कमर्शियल रूप से इसका यूज़ करता है तो यह उसके खिलाफ भाई फिर याचिका लगा सकते हैं कि मेरी इजाज़त नहीं थी, मेरी मर्जी नहीं थी, पोज मैंने रजिस्टर करवा रखा है, उसके बावजूद उन्होंने प्रयोग किया। तो यह जो पोज है इन्होंने अपने लिए ही पूरी तरह से आरक्षित करवा दिया है। क्लियर है बात। तो ऐसे कोई भी अगर ये एक्टर लोग भी चाहे ना तो ये बोल सकते हैं जाकर के कि ये हमारे खास खास डायलॉग्स हैं या खास खास बातें हैं, इसको ट्रेडमार्क दिया जाए और संरक्षित किया जाए। उनकी इच्छा पर निर्भर करता। बट ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और महत्वपूर्ण मामला है निजता के अधिकारों का, साथ साथ संपत्ति के अधिकारों का, जिनका आप लोग आने वाले एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप लोग मेंस लिख रहे हो या कहीं और बात हो। क्लियर है इतना आप लोग को? तो इतने अच्छे समझा है तो मुझे लगता है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर दिए जाएँ, तो ठीक है व्यवस्था करते हैं, लेकिन व्यवस्था कुछ इस प्रकार की रहेगी कि आज की जो क्लास होगी उसके आंसर्स आपको अगली वीडियो में दिए जाएंगे, है ना। कई बार होता है ना, हम देखेंगे कि कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं और आप लोग भी प्रॉपर न्यूट्रल होकर के अपने आंसर्स दे पाएंगे। तो अगली वीडियो में आपके इन प्रश्नों के आंसर शामिल करने अब हम लोग शुरू कर देंगे, ठीक है। और कोई समस्या तो नहीं है? यदि है कमेंट कीजिए। बिल्कुल पूरी टीम लगी हुई है, आप लोग के लिए लगी हुई है, आपकी सुविधा के लिए लगी हुई है। बट गलत क्या है? गलत यह है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, उसके बावजूद नीचे जो लाइक बटन है वो लाइक बटन आप लोगों ने नहीं दबाया हुआ है। मैं देखता हूँ कई बार कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कर दीजिए, कुछ नहीं जाता। दैट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इंस्पिरेशन मिलती है सभी लोग को, जितने भी लोग आप सभी लोग के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं हम लोग आगे, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं। 5 आइज अलायंस, हिंदी में 5 आंखों का गठबंधन। क्लियर है बात सभी को? अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि चर्चाओं में क्यों आया है 5 आंखों का गठबंधन, एक्चुअल में है क्या ये और क्या इसका खास सिग्निफिकेंस है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत और कनाडा का विवाद बहुत अधिक तेज़ी से तूल पकड़ा हुआ है और चर्चाओं में बना हुआ है। इसी बीच कनाडा से यह पता लगा है कि भारत के ऊपर जो उसने आरोप लगाया था, उसने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। तो उसके लिए कनाडा ने यह माना है कि उसको जो खुफिया जानकारी मिली थी भारत के शामिल होने की, वह खुफिया जानकारी उसको 5 आइज अलायंस के द्वारा ही दी गई थी। इसी वजह से अब यह चर्चाओं में आया है। तो हम लोग के लिए पढ़ना ज़रूरी है और हमें पता होना चाहिए कि कैसा अलायंस है, इसका नेचर क्या है, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, कौन कौन सदस्य हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। क्लियर है इतना सभी को? हम लोग बढ़े तो यह 5 आंखें, 5 झंडे हैं अलग अलग देशों के, किस किस देशों के हैं समझते हैं खासकर। तो यह जो 5 आइज अलायंस है इसकी शुरुआत होती है 1941 से। 1941 में अटलांटिक चार्टर आया था। अटलांटिक चार्टर के अनुरूप ही यह पूरा का पूरा 5 आइज अलायंस डेवलप हुआ है। कब से डेवलप होना शुरू हुआ था? इसका डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है यह है 1941 के बाद 1943 से शुरू हो जाता है। 1943 में सबसे पहले यह जो डील थी, इनके बीच में एक समझौता हुआ, एक गुप्त समझौता करते हुए, गुप्त संधि करते हुए अमेरिका और ब्रिटेन ने आपसी सहमति दर्ज की। बताया कि हम दोनों मिलकर के दुनिया के सभी देशों के लिए खुफिया जानकारी जैसे भी इकट्ठे कर पाए इकट्ठे करेंगे और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो खुफिया जानकारी इकट्ठी करने की शुरुआत इन्होंने की थी। यह जो गठबंधन है ना, मुख्य रूप से मिलजुल करके दुनिया के तमाम देशों की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करते हैं। इस गठबंधन के अंदर जितने भी इसके सदस्य देश हैं, उन सभी सदस्य देशों की खुफिया एजेंसीज जो होती हैं वह सब कुछ शामिल हैं इसमें और वही मिल के सारा काम कर रहे हैं। शुरुआत अमेरिका ब्रिटेन ने की थी ब्रूसा से, ठीक है। ब्रिटेन और यूएसए का यह अलायंस बना था उस समय। पर अभी गुप्त संधि हुई, संधि के तहत इन्होंने समझौता किया था 1946 में। यूके यूएसए समझौता यह कहलाता है। अमेरिका और ब्रिटेन ने सहमति दर्ज की थी, सारा मामला शुरू हुआ था। बट फिर बाकी और देशों ने देखा जाना समझा कि अलायंस बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है और आने वाले समय में बहुत मदद कर सकता है। साथ साथ हमें भी पता लगेगा कि हमारे खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये हमें गुप्त सूत्रों से पता लगने लग जाएगा। तो हम सुरक्षा भी सुनिश्चित कर पाएंगे। इसे सोचते हुए कनाडा इसमें शामिल हो गया 1948 में। कनाडा को देखा कि भाई कनाडा शामिल हुआ तो उनको ये बात पता लग गई कि यह जो अलायंस बन रहा है इसमें और देश भी शामिल हो सकते हैं। इसी तरफ बढ़ते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों भी इसमें शामिल हो गए 1956 में। तब से इसके सदस्य बने हुए हैं। तो जो 5 देशों की हम यहाँ बात कर रहे हैं आज के समय में, यही 5 देश इस अलायंस के सदस्य हैं। इसी वजह से इस अलायंस को 5 आइज अलायंस के रूप में
जाना जाता है। क्लियर है बात। हालांकि बीच में अभी वर्ष 2021 के अंदर बात यह चल रही थी कि भारत, जापान और दक्षिण कोरिया को इसकी सदस्यता दी जाएगी और उनके साथ भी फिर खुफिया जानकारियों को साझा किया जाएगा, उनकी सुरक्षा में सहयोग किया जाएगा। बट अभी तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं किया है और यह तीनों अभी इसके सदस्य नहीं बन सके हैं। तो भारत अभी सदस्य नहीं है इसका, ये बात ध्यान रखनी है आपको। इसके पीछे का रीज़न यह है कि आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन कौन इस अलायंस में शामिल है, भारत का नाम शामिल कर सकता, तो आपको यहाँ से बच करके जाना होगा कि ठीक है भारत अभी इसके अंदर शामिल नहीं है, जब आगे शामिल हो जाएगा तब की तब स्थिति हम लोग समझेंगे। क्लियर है बात। तो यही सब इसके सदस्य देश हैं। खुफिया एजेंसी साझाकरण नेटवर्क है पूरा इन पांचों देशों का। यह औपचारिक और अनौपचारिक समझौतों के माध्यम से एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारियों को साझा करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, खुफिया जानकारी इनकी आपसी नहीं, बाकी दुनिया के और देशों का मामला कलेक्ट करते हैं ये। अब जैसे कि क्या हुआ कि इसमें कनाडा शामिल है, ठीक है जी। अब कनाडा ने क्या किया कि उसने बताया कि उसे जो जानकारी मिली थी निज्जर की हत्या के मामले में इस अलायंस ने दिया है, यानी कि इस अलायंस को कहीं ना कहीं से पता लगा होगा, ऐसा इसने बताया और अलायंस का इन्वॉल्वमेंट बता दिया। हालांकि भारत का क्लेम यही है कि भारत पूरी तरह से इससे दूर है, हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते दूसरे देश के मामलों में। बट क्लेम कोई भी कर सकता है, हम किसी को नहीं रोक सकते कि वह क्या कह रहा है, बट जो मामला था हम वह समझ रहे हैं कि क्या बना था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन पांचों देशों का अब इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है, इस अलायंस का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है भारत के ऊपर क्लेम लगाने में। क्लियर है बात सभी लोग को। तो याद रखिएगा इतना कि किस तरह डेवलप हुआ मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो इसके साथ साथ ही एक प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पर भी आ गया है। तो यह जो प्रश्न है बेहद सरल सा प्रश्न है इस अलायंस के बारे में, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग मुझे भेज दीजिए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी तीसरी न्यूज़। धूम्रपान मुक्त ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है। धूम्रपान मुक्त ब्रिटेन इसलिए क्योंकि फिलहाल ऋषि सुनक सरकार जो है वह तय कर रही है कि हम अपने देश के अंदर एक एज ग्रुप के लोगों के ऊपर अब बैन लगाने वाले हैं और उस ईयर में जन्मे लोगों को या उसके बाद जन्मे लोगों को हमारे देश में सिगरेट या तंबाकू उत्पाद अब नहीं दिए जाएंगे। खास पहलू है क्योंकि दुनिया में आज के समय में हम ट्रेंड समझते हैं तो पता लगता है कि जो हमारी युवा जनरेशन है, जो यूथ्स हैं हमारे, वह बहुत अधिक अट्रैक्टिव हो रहे हैं धूम्रपान तंबाकू की तरफ, या इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो ई सिगरेट की तरफ उनका अट्रैक्शन बहुत अधिक बढ़ रहा है। बीते दिनों ब्रिटेन की सरकार थी कि ये चाहते थे ई सिगरेट पे बैन लगाएं, अब पूरी तरह से एक एज ग्रुप के लिए यह सिगरेट को बैन कर देंगे, उसको नहीं मिलेगा। तो समझते हैं कि क्या क्या यह चाहते हैं और यह भी समझेंगे कि भारत में क्या व्यवस्था है। तो इनका उद्देश्य है फिलहाल ब्रिटेन को वर्ष 2030 तक धूम्रपान मुक्त बनाना। लक्ष्य इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी तो नहीं बट कहीं ना कहीं पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम में यह लाइन से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। बाकी और जो कंटेंट है वहाँ से यूपीएससी में पूछा जा सकता है। इसने यहाँ पर फैसला किया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद में जितने भी लोगों ने जन्म लिया, बोथ जेंडर्स, पुरुष हो चाहे महिला, सबके लिए बराबर है नियम कि अगर आपने इस दिनांक के बाद में जन्म लिया है हमारे देश में तो आपको कहीं पर भी तंबाकू उत्पाद नहीं मिलेंगे, सिगरेट नहीं मिलेगी, जिससे कि हमारा जो देश है वह आने वाले समय में वर्ष 2030 तक पूरी तरह से धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। यह व्यवस्था की है, ठीक है। जिस काम को अंजाम देने के लिए क्या कर रही है व्यवस्था में सरकार, तो सरकार ने फैसला किया है कि अगले चुनाव होने से पहले, बता रहे हैं कि अगले साल चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर, तो उस चुनाव से पहले ही एक नई उपभोक्ता केंद्रित नीति तैयार की जा रही है। तो जो उपभोक्ता केंद्रित नीति है उसी में इन्होंने व्यवस्था की है कि हम धूम्रपान से लोगों को मुक्त कराने के लिए कुछ खास व्यवस्था करेंगे। इन्होंने कहा है कि मुफ्त वैप किट देंगे, यानी कि हम लोगों को ऐसी किट बताएंगे, ऐसी किट उन तक पहुंचाएंगे जिससे कि वो जाने कि धूम्रपान के वैप्स के क्या क्या नुकसान है और उन्हें क्यों इस सब से दूर रहना है। एक वाउचर योजना शुरू करेंगे हम। यह वाउचर योजना उन महिलाओं के लिए होंगी जो गर्भवती है, क्योंकि अगर आप कभी भी गर्भवती होती हैं तो ऐसी स्थिति में भी आप अगर तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो सिर्फ आपके स्वास्थ्य पे ही नहीं बच्चे के स्वास्थ्य पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह समझने वाली बात है। तो इसीलिए गर्भवती महिलाओं का भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा अनिवार्य चेतावनी की उन्होंने व्यवस्था की कि लोगों को पता लगे कि इस एज ग्रुप के लोगों से ऊपर ही देना है, इस एज ग्रुप के अंदर लोगों को नहीं देनी है सिगरेट या तंबाकू उत्पाद। इसके साथ साथ इन्होंने फैसला किया है कि आपके लिए एक स्पेशल पैक तैयार किया जाएगा जिसमें आपको चेतावनी, उससे होने वाले नुकसान, हर एक बात आप तक पहुंचाई जाएगी ताकि आप सिगरेट से, धूम्रपान से दूर रहें, इनका उपयोग ना करें। क्लियर है इतना। हालांकि हम हमेशा यह देखते हैं दुनिया के देशों में अलग अलग कि कभी भी किसी भी चीज़ को बैन किया जाता है तो फिर उसके बाद करप्शन बढ़ जाता है, उसका इलीगल तरीके से प्रयोग शुरू हो जाता है। तो सरकार को ज़रूरी है कि उस पक्ष पे भी ध्यान दिया जाए और इसके इलीगल यूज़ को रोका जाए देश के अंदर। क्लियर है सारी बात आप लोग को।
जान गए, समझ गए। तो यह पूरी योजना है ब्रिटेन गवर्नमेंट की, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। हालांकि ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो इस तरफ आगे बढ़ना चाहता हो, क्योंकि वर्ष 2004 में दुनिया का पहला देश जो धूम्रपान पे बैन लगाने वाला था, सिगरेट पे बैन लगाने वाला था, वह था भूटान। इसने व्यवस्था कर दी कि हमारी अर्थव्यवस्था में ना तो तंबाकू बिकेगा, ना ही बनेगा, ना ही इसका उपयोग होगा। इसके साथ साथ ही तंबाकू के अलावा इसने सिगरेट को भी बोल दिया कि आप कहीं भी सिगरेट का उपयोग नहीं करेंगे, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान नहीं करेंगे, पूरी तरह से बैन। तो तंबाकू उत्पाद, सिगरेट इसने पूरी तरह से बैन कर दिए थे और ऐसा करने वाला दुनिया का यह पहला देश बन गया था। तो इससे इंस्पिरेशन ली, लोगों ने माना, देशों ने माना कि इसके द्वारा उठाए गए यह जो कदम है वह बेहद महत्वपूर्ण है और इसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो दुनिया के अलग अलग देश इस तरफ आगे बढ़े। जैसे कि अभी पिछले वर्ष की खबर यह है कि न्यूजीलैंड सरकार ने भी अपने यहाँ पर लागू किया नियम, कहा कि 14 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पर अभी, उनको हम सिगरेट नहीं देंगे। और इस व्यवस्था के तहत वह चाहता है कि वर्ष 2025 तक न्यूजीलैंड को हम धूम्रपान मुक्त करा दें। तो एक एज इसने फिक्स कर दी, उस एज के नीचे इसने पूरा बंद कर दिया। हालांकि इस समय इसने जो एज फिक्स की थी वो है 2008 का वर्ष था कि इस वर्ष के बाद जन्मे हुए सभी लोगों के लिए नियम लागू होगा। तो इसका फैसला यह था कि जब हम इस एज को, इस ईयर को फॉलो करेंगे तो इसके बाद की जनसंख्या अब जैसे जैसे बढ़ेगी उस पूरी जनसंख्या के लिए हम इसको बैन रखेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी नहीं यूज़ कर पाए। और एक समय के बाद जब हमारी जनरेशन बूढ़ी हो जाएगी या पूरी तरह से नई जनरेशन हो जाएगी इस वर्ष के बाद की, तो फिर वह पूरी तरह से शुरुआत से ही धूम्रपान मुक्त रहेगी, तो कभी आगे भी यूज़ नहीं कर पाएगी। तो न्यूजीलैंड ने इस प्रकार के नक्शे निर्धारित करें, तो इसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए अभी फिलहाल ब्रिटेन भी यही व्यवस्था में लागू करना चाहता है। उसके नियम भी कुछ इसके अनुरूप ही हैं। वह भी चाहता है कि 2030 तक ब्रिटेन धूम्रपान मुक्त हो जाए। इनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं किस किस देश ने कब कब सोचा है कि वह धूम्रपान मुक्त हो जाए। हालांकि लोगों को यह बताना कि धूम्रपान के या तंबाकू सेवन के बहुत नुकसान है, आपको दूर रहना चाहिए, चाहे यूथ हो या बाकी एज के लोग, सबको समझाने के लिए एक इनिशिएटिव जो है वह WHO ने लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चाहता है कि आप लोग धूम्रपान नहीं करें, कोई भी ना करे। तो इसीलिए इसने 31 मई का दिन सिलेक्ट किया है। हर वर्ष इस दिन तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है वैश्विक रूप से। पूरी दुनिया के लोगों को समझाने के लिए हर वर्ष इसकी एक नई थीम होती है और लोगों को इतना समझाया जाता है कि क्यों आप इस सब से दूर रहें। आपके जीवन के लिए यह नुकसानदायक नहीं बल्कि जहर की भांति है, जो स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे आपको मौत की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले ये दिन मनाया गया था 1988 में, यानी कि 1987 में अनाउंस किया गया था, 1988 में पहली बार मनाया गया। 1988 में पहली बार इस दिन को अप्रैल के महीने में मनाया गया था, फिर बाद में फैसला किया कि मई में मनाएंगे और 31 मई को मनाएंगे। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, कैसे कैसे ये व्यवस्था में धीरे धीरे लागू हो रहा है, अलग अलग देश समझ रहे हैं, और WHO का क्या इनिशिएटिव है इस तरफ याद रखिएगा। थोड़ा सा भारत की तरफ भी चलते हैं, देखते हैं भारत की स्थिति क्या है, क्योंकि ज़रूरी है हमारे लिए कि हम भारत से जागरूक रहें, समझते जानते हुए आगे बढ़े। तो भारत में एक्चुअल में यह सब चीज़ें बैन तो नहीं है। हम लोग नहीं कहते कि आप लोग सिगरेट ना इस्तेमाल करें, धूम्रपान ना इस्तेमाल करें। और इसके लिए खास बात यह भी है कि कुछ राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ ट्रेंड बना हुआ है। छोटी एज के लोग भी, बड़ी एज के लोग भी, महिलाएं भी, पुरुष भी, सब दबा के तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं। जुबा केसरी हो रखी है और साथ साथ में सिगरेट भी बहुत है। बीड़ी का चलन बहुत ज़्यादा है ना भारत के अंदर, बीड़ी लोग बहुत पीते हैं। सिगरेट वगैरह सिगार थोड़े से नवाबी शौक हो जाते हैं, लेकिन भारत के लोग बीड़ी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था अधिक है इसके प्रति। तो भारत में जो पूरा विनियमन का कार्य किया जाता है वह सारा कार्यक्रम होता है सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003। यह अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत भारत में क्या क्या रेगुलेट किया जाता है, इसका व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण, हर एक चीज़ रेगुलेट की जाती है। यही अधिनियम हमारे देश में व्यवस्था करता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को कभी भी तंबाकू उत्पाद या धूम्रपान उत्पाद नहीं बेचे जाएंगे। आप लोग ये तो जनरली देख ही सकते हैं, कहीं भी आप किसी भी दुकान पर जाएंगे, पनवाड़ी की दुकान हो या कोई किराना स्टोर ही क्यों ना हो, जनरल स्टोर पर भी हर जगह पर यह चेतावनी लगाना ज़रूरी है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद या सिगरेट नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि अगर कोई भी किसी भी तंबाकू उत्पाद का पैकेट है उसके दोनों ही तरफ चेतावनी रखाई जाती है, ताकि लोग पढ़ लें। हालांकि वो स्वीकार करें, माने ना माने, वो उनकी अपनी मर्जी होती है, बट सरकार यहाँ पर सोचती है कि ठीक है, लोगों को बता तो दें कि इसके नुकसान है, हालांकि आगे के निर्णय उनके अपने खुद के ही होंगे। ठीक है, इतनी बात।
और कोई खास नियम यहाँ पर नहीं है हमारे यहाँ। 15 अक्टूबर 2004 को हमारी सरकार ने फैसला किया था कि एक साइड पे 85% का क्षेत्र जो होगा यह चेतावनी कवर करेगी और बताएगी कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, यही लिखा जाता है उस पर। और हमारे देश में यह भी व्यवस्था है कि जैसे कि अगर आप टीवी वगैरह देख रहे हैं, अगर वहाँ पे कभी स्मोकिंग का आता है या ड्रिंक का आता है, तो वहाँ पे भी एक टैगलाइन दे दी जाती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कुछ नहीं इसके अलावा। तो वर्ष 2019 में हमारे देश में ई सिगरेट को बैन करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था, वो लागू है, बट बहुत अधिक तरह से नहीं लागू हुआ है, प्रभावी नहीं है ये व्यवस्था में, ठीक है। तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति पूरी की पूरी भारत की है। इससे पहले हमने देखा कि दुनिया में क्या स्थिति चल रही है और ब्रिटेन क्या चाहता है अपने देश के नागरिकों के लिए। तो खास मामला है, आप सभी को याद रखना है और एग्जाम में कहीं भी आपसे ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि एक प्रश्न हम लोगों ने आपकी स्क्रीन पर यह रखा हुआ, सरल सा प्रश्न है, तो आप लोग इसका आंसर मुझे कॉमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़, ग्रहीय सीमाओं का उल्लंघन। हाल ही में एक रिसर्च हुई है, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करते हुए यह बताया कि हम लोग जिस प्रकार की जीवन शैली को आज जी रहे हैं, वह जीवन शैली पर्यावरण के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। जनरली हम लोग एनवायरनमेंट के टॉपिक डिस्कस करते ही रहते हैं, तो उसी तरह के टॉपिक्स में से एक यह भी है। तो एक पत्रिका जिसका नाम है साइंस एडवांसेस, उसमें इस पूरी की पूरी स्टडी को पब्लिश किया गया। स्टडी का नाम है अर्थ बियॉन्ड 6 ऑफ 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज। तो यहाँ पर रिपोर्ट में बताया गया, अध्ययन में बताया गया कि वर्ष 2009 में हम लोगों की पृथ्वी के लिए 9 प्लानिटरी सीमाओं को, यानी कि ग्रहीय सीमाओं को निर्धारित किया गया था कि हमारा जो ग्रह है उसका जीवन किस प्रकार से चलता है। यानी कि जैसे कि हम लोग के शरीर के लिए ब्लड प्रेशर ज़रूरी होता है, हमारी हार्ट बीट ज़रूरी होती है, ठीक उसी प्रकार से जो यह 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज थी, इनको निर्धारित किया गया था। बताया गया था कि पृथ्वी के जीवन के लिए ब्लड के रूप में या फिर हम मान लें कि हार्ट बीट के रूप में ज़रूरी है कि इन 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज का ध्यान रखा जाए, इनके अनुरूप रहा जाए, इनका संरक्षण किया जाए। यदि यह प्लानिटरी बाउंड्रीज धीरे धीरे इनका उल्लंघन होगा, ये खत्म हो जाएंगी, ये प्रदूषित हो जाएंगी, तो पृथ्वी पे मानव का जीवन, मानव का अस्तित्व भी संकट में पड़ जाएगा। यही हम लोग की न्यूज़ है। तो अभी स्टडी में बताया गया है कि टोटल निर्धारित की गई 9 ग्रहीय सीमाओं में से अब 6 को बहुत तेजी से ब्रीच किया गया। हालांकि 3 तो अभी बची हुई हैं, बट 6 के पीछे सभी लोग हाथ धो करके पड़े हुए हैं, लगातार ब्रीच कर रहे हैं। यही सब कुछ हमें इस न्यूज़ में समझना है। तो ग्रहीय सीमाओं का निर्धारण वर्ष 2009 में किया था। इसका अर्थ यह है कि जलवायु सहित अन्य वैश्विक प्रक्रियाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है पृथ्वी पे, और पड़ने वाले प्रभाव को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं और पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, यह सब कुछ निर्धारित करना था। तो ग्रहीय सीमाओं की जो कल्पना की जाती है वह रक्तचाप के रूप में की जाती है, हार्ट बीट के रूप में की जाती है, क्योंकि पृथ्वी के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए इनको बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह जो ग्रहीय सीमा निर्धारित की गई हैं और अभी हम देख रहे हैं कि इनको ब्रीच किया जा रहा है, यानी कि लगातार उल्लंघन हो रहा है, प्रदूषित कर रहे हैं, तो यह एक तरह से स्लो पॉइजन का काम कर रही है। धीरे धीरे पृथ्वी को यह उस अवस्था में ले जा रही है, उस स्थिति में ले जा रही है कि एक समय के बाद इसकी जो वहन क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और पूरी की पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं रह पाएगा पृथ्वी पे। तो इसीलिए यह जो मामला है सारा, ये ग्रहीय सीमाएं हैं, यह हमें बताती हैं कि तत्काल आपदा का संकेत नहीं है, अभी तुरंत कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उस स्थिति में जाएंगे। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब यह शताब्दी शुरू हुई थी तो शताब्दी से पहले का टेम्परेचर अलग था। आप लोग न्यूज़ पढ़ते हैं तो पता लगता है कि दुनिया की अधिकांश नदियां सूख जा रही हैं, सूखे की समस्या से बहुत सारे लोग सामना कर रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है, कुछ क्षेत्र के लोगों को खाने पीने के लिए परेशान है, और साथ साथ टेम्परेचर रेगुलरली बढ़ रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो यह सब चीज़ें, यह सब बातें, यह संकेत है कि मानव जीवन का अस्तित्व संकट में है। इसीलिए लगातार अलग अलग स्थानों पर सम्मेलन किए जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है कि कुछ करो, मिल करके ही होगा, कुछ ऐसा करो कि जिससे हम पृथ्वी को संरक्षित कर पाएँ, इसका जीवन सुनिश्चित कर पाएँ, वरना लगातार कार्बन उत्सर्जन होगा, साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, इसका सिंक नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक समय आने के बाद में जीवन तो पृथ्वी से खत्म होना ही है ना। तो सभी जो चाहते हैं, बातचीत चल रही है, पहल की जा रही है, बट कुछ खास इस तरफ नहीं देखने को मिल रहा है कि हो रहा है या होने वाला है या कुछ खास प्रभाव होगा आने वाली व्यवस्था पर। तो कोशिशें सारी की जा रही हैं। तो जो 9 बाउंड्रीज निर्धारित की गई थी, वह सारी 9 बाउंड्रीज यह आप लोग की स्क्रीन पर है। तो सबसे पहली बाउंड्रीज हम लेते हैं यहाँ से, बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, दूसरी है क्लाइमेट चेंज, तीसरी है नोवल एंटिटीज, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डेप्लीशन, एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, बायोकेमिकल फ्लोज, फ्रेश वाटर चेंज,
लैंड सिस्टम चेंज। तो यह एक्चुअल में हमारे वह महत्वपूर्ण संसाधन है जो पृथ्वी पे जीवन को सक्षम बनाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अगर इनका उल्लंघन होगा, इनको ब्रीच किया जाएगा, इनको प्रदूषित किया जाएगा, तो मानव जीवन भी पृथ्वी पे संकट में पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर हम बात करें इन 9 में से सिर्फ अभी वर्तमान में 3 ही ऐसी हैं जो सेफ हैं, जिनको ब्रीच नहीं किया जा रहा, प्रदूषित नहीं किया जा रहा। कौन कौन शामिल है? तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन इसमें शामिल है, तो अभी तक यह बची हुई है। ओजोन का क्या था कि बीच में हम देख रहे थे कि लगातार क्षरण हो रहा है, जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग टेस्ट करते हैं, बट फिर उसके संरक्षण के काम किए गए, जागरूकता बढ़ाई गई और कोशिश की गई कि भाई इसको सुधारा जाए, तो धीरे धीरे इसने अपने आप को रिकवर कर लिया है। तो अभी फिलहाल यह सेफ मानी जा रही है कि अभी हमारे जो प्रभाव हैं वह इस तक नहीं पहुंच रहे। इसके अलावा हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग की, तो एरोसोल उत्सर्जन हो रहा है बट उस सीमा तक नहीं है कि हमारा ग्रह प्रभावित हो सके, तो नियंत्रित बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार। साथ साथ ओशियन एसिडिफिकेशन, हम अपने जल क्षेत्र को प्रदूषित कर रहे हैं, बट एसिडिफिकेशन अभी बहुत अधिक नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह तीनों क्षेत्र जो सेफ हैं, यहाँ पे जो तीनों सीमाएं सेफ हैं, यह भी प्रदूषित हो जाएगी। अब प्रदूषित क्या क्या हो रहा है और कितना ज़्यादा तेजी से हो रहा है समझते हैं। देखिए, बायोकेमिकल फ्लोज, हम लोग बहुत अधिक तेजी से बायोकेमिकल की जगह केमिकल फ्लोज कर रहे हैं हर जगह पे, जो हमारी वृक्षों के लिए, वायु के लिए, हमारी मृदा के लिए पूरी तरह से हानिकारक है। तो यह केमिकल क्या कर रहे हैं कि हमारे जीवन को संकट में डाल रहे हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस जो है वह हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, बट अब धीरे धीरे हमारे अन्य उत्पादों से इसकी उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है और यह वायुमंडल में अधिक फैल रही है। फ्रेश वाटर जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसमें धीरे धीरे अन्य कारकों को मिला रहे हैं। लैंड सिस्टम चेंज हो रहा है, क्योंकि जो हमारे जीवन की शैली बदल जा रही है, वृक्षों को काटते जा रहे हैं बहुत तेजी से। जो हमारे वन्य जीव हैं उनके जीने के लिए, उनके रहने के लिए क्षेत्र धीरे धीरे सीमित होता जा रहा है, और जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, साथ साथ कार्बन सिंक की जो हमारी क्षमता थी वह भी घटती जाएगी। तो फ्रेश वाटर चेंज के साथ साथ लैंड सिस्टम चेंज में भी हम रेगुलरली नोटिस कर रहे हैं कि बहुत अधिक हो रहा है। बायोस्फीयर इंटीग्रिटी भी बदलती जा रही है, और जो हमारी स्पीसीज़ हैं वह इसकी वजह से लॉस हो रही हैं। आज के समय में हम रेगुलरली पढ़ते हैं कि अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीसीज़ को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि अब आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ उनको नहीं देख पाएंगी, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है। यूनाइटेड नेशन भी कह रहा है अपने एसडीजी लक्ष्यों के अंदर कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना ज़रूरी है। जो हमारे निर्धारित लक्ष्य हैं हम उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, बट कंट्रोल किया जा सकता है, बट पहले ध्यान दिया जाए तो ना। नोवल एंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं अब, तो नई नई जिस तरह संस्थाएं आ रही हैं, बढ़ता जा रहा है, बातें हो रही हैं, बट कोई ऐसा खास प्रयास नहीं हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट को वास्तव में संरक्षण मिले और उसके हित के काम हो। तो इस तरफ सबको देखना, जानना, समझना ज़रूरी है। यह एक ऐसी न्यूज़ है जिसका उपयोग आप लोग अपने एनवायरनमेंट में आंसर लिखते हुए कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट के प्रदूषण संबंधित या संरक्षण संबंधित टॉपिक्स अमूमन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपके लिए यह विषय वहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। एसेज में भी हम देखते हैं कि आते हैं अलग अलग ऐसे, जहाँ आप लोग इस प्रकार की बात कर सकते हैं, और पर्यावरण हितैषी किस प्रकार से हमारी पृथ्वी हो सकती है, या जो हमारे देश हैं, हमारे लोग हैं, हो सकते हैं, ये आप बता सकते हैं इसके माध्यम से। क्लियर है बात? तो ये 9 जो बाउंड्रीज हैं हमारी प्लानिटरी बाउंड्रीज, इनका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग इससे कैसे प्रभावित कर रहे हैं? तो इसको प्रभावित कर रहे हैं हम लोग हमारी गतिविधियों से। जो हमारे कार्य हैं, हमारे कार्यक्रम हैं, हमारी औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगातार हो रहा है, तकनीकी विश्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगातार ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं, वही सब जाकर के इन 9 प्लानिटरी बाउंड्रीज को अफेक्ट कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी माना गया कि सुधारा जा सकता है और इसकी क्षमताओं को वापस लाया जा सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बंद कर दें। ये बात तो सभी जानते हैं, लगातार हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि जीवाश्म ईंधन उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी को प्रभावित किया, तो आपको इससे बच करके निकलना है। अब कोशिश है कि धीरे धीरे नवीकरणीय हो जाए पूरी की पूरी पृथ्वी, बट कब तक देखा जाएगा। कृषि के जो हमारे संसाधन हैं आजकल विनाशकारी होते जा रहे हैं लगातार, तो इस वजह से वह मृदा को और हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रभावित कर रहे हैं। वृक्ष कट रहे हैं लगातार, जो हमारी भूमि है वह मृदा से हट करके कंक्रीट वाली भूमि होती जा रही है। हम लगातार इनकमिंग सोलर रेडिएशंस को जो भी सूर्य से मिल रही हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व करने की वजह से लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। कोई स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है कि हम लोग पॉजिटिवली बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। दुनिया के अनेक देश आज भी जीवाश्म ईंधनों पे, पारंपरिक संसाधनों पर निर्भर
पर है, नहीं कर पा रहे हैं सुधार, नहीं बढ़ पा रहे हैं आगे, तो ज़रूरी है कि संरक्षण दिया जाए वायुमंडल को, जैवमंडल को और साथ-साथ में हमारे पूरे की पूरी पृथ्वी को, जिससे कि मानव जीवन की एक दीर्घकालीन अवधि सुनिश्चित हो सके। यदि आज प्रयास नहीं किए गए पृथ्वी के संरक्षण के लिए, तो यह भावी पीढ़ियों के साथ भेदभाव होगा और उन्हें पृथ्वी से, पृथ्वी के संसाधनों से वंचित रहना पड़ेगा। ना तो उनके पास में सांस लेने के लिए अच्छी वायु होगी, ना ही फसलें उगाने के लिए अच्छी मृदा और ना ही पीने के लिए स्वच्छ जल। तो अभी प्रयास करना बेहद महत्वपूर्ण है, यही हमारे समय की मांग है। और कभी भी कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खराब नहीं होती कि उसको सुधारा ना जा सके। पृथ्वी के पास ऐसा फीचर है कि खुद को यह सुधार सकती है, अपने असली रूप में आ सकती है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि इसका दोहन एक लिमिट तक ही हो, ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो यह भी वापस नहीं आ पाएगी। तो एक प्रश्न इस न्यूज़ से भी आप लोग के लिए आपके स्क्रीन पर, जिसका आंसर आपको कमेंट में करना, बेहद सरल सा प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी सारी आपके साथ बहुत अच्छे से साझा कर ली गई है। फिर मिलते हैं मंडे में रात 9 बजे और ऐसे ही न्यूज़ को पढ़ते, जानते, समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। सेशन पसंद करते हैं तो बाकी साथियों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।